12-13 साल के सफर में ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जब मुझे इस विश्व में सबसे प्रोग्राम में बहुत जगह गया मैं और 12-13 साल से मैं यही काम कर रहा हूं, लेकिन इस भारत भूमि पर और इस भूमि के बाहर ये पहला ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें संख्या जो है वो शायद लाखों नहीं है, लेकिन जहां जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, इसमें एक एक व्यक्ति 1-1 लाख से भी बड़ा है। और उसका कारण है कि ये राजनीतिक मेरे लिए भाषण नहीं है। आप सब जानते हैं कि भाग्यनगर में जब भी मैं आया हूं तब यहाँ एक मेरे युवा साथी हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रोग्राम किसी ने किया हो और मेरे भाई आनंद शर्मा जी मुझे एयरपोर्ट से लेकर के मेरे होटल तक मुझे लेकर आए हो। आनंद भाई साई की तरह मेरे साथ रहते हैं और उनके साथ में उनके बड़े भाई इस शहर के जाने माने डॉक्टर मोहन गुप्ता जी। मैं सोचता हूं कि जितना मैंने अपने जीवन में सुना देखा, राजनीतिक लोगों से बहुत सारी बातें सुनता हूं, लेकिन जो सम्मान आज आपने ब्राह्मण कुल के 36 की 36 जाति के बीच में आपने मुझे बुलाया है, इससे बड़ा मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है। बल्कि मैं इसको कहूं कि हो सकता है कि आप इसे 36 कुल कहते हो, मैं ये मानता हूं कि आप एक ही कुल में लेकिन 36 दिशाओं में काम करते हैं। और ये क्योंकि मैं जहां पैदा हुआ, जहां मेरी परवरिश हुई, वहां मैं ये भी नहीं जानता था कि मेरी जाति क्या है और जातियां क्या होती हैं। मैं हिंदुस्तान के उस शहर में पैदा हुआ जहां इंडिया और पाकिस्तान पैदा हुआ। उसके बाद जब दिल्ली आया तो बहुत सारी बातें सुनता था, जाति के नाम पे लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई दलित, कोई वैश्य मां के पेट से नहीं पैदा हुआ। जातियां हो सकता है लोगों ने कुछ अपने अपने हिसाब से इसकी परिभाषा तय कर ली। अगर हम भारत का पूरा इतिहास पढ़ें तो हमारे यहाँ जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। कभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जातिगत राजनीति होने के बावजूद भी पूरे देश में जातियों के नाम पे मारकाट होती है, बढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज भी मानता हूं कि जिस तरीके की चीजें पैदा की गई हैं उसमें मेरे लिए एक व्यक्ति का नाम बहुत आदर्श है और उसके दो रूप देखता हूं। हमारे यहाँ 1857 में कहा गया, एक सशस्त्र क्रांति हुई और उसमें बड़े सारे लोगों के नाम लिए जाते हैं। अब ये राजनीतिक परिभाषाओं में स्वार्थ के हिसाब से जब लोग किसी को बड़ा और किसी को छोटा बनाते हैं तो मैं उससे सहमत नहीं होता। वो तत्कालिक तौर पर तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन मेरी अपनी स्टडी ये कहती है
कि जो जिस समय में था उसने जो भी काम किया, उसने बड़ा काम किया, तो उसके आगे क्या सरनेम है ये महत्व नहीं है। उसने वो काम किया है, उसकी खुद की तारीफ होनी चाहिए। 1857 की एक घटना है, और ये बात इसलिए कहता हूं कि अगर इतिहास को सही परिपेक्ष में पढ़ाया जाता और उस इतिहास को लिखने वाले जातिगत राजनीति से ग्रस्त न होते, उन कुंठाओं से ग्रस्त न होते, तो जिन कारणों से, जिन समस्याओं से आज हम जूझ रहे हैं, वो शायद समस्या पैदा नहीं होती। इसलिए मैंने उस पे पूरी अपनी स्टडी की, और उसके बाद में बलिया गया। बलिया सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां चंद्रशेखर जी वहां से आते थे और प्रधानमंत्री बने। लेकिन मेरे दिमाग में बलिया जाने के पीछे ये कारण नहीं था, मेरे पीछे जाने के एक दूसरा कारण था, क्योंकि मैंने उस बात को कई बार सुना, लेकिन उसके जब तक मुझे साक्ष्य नहीं मिले तब तक मैंने वो बात नहीं की। बार-बार कहा जाता है, कोई 1857 में किसी को श्रेय देता है कि ये क्रांति ऐसे शुरू हुई और वैसे शुरू हुई। 1857 में एक आदमी जो पुलिस में, फोर्स में काम करता था, सेना में काम। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने वो रास्ता क्यों चुना था और क्यों वो सेना में गए, लेकिन एक चरित्र की बात है, और ये चरित्र जो है वो लीनेज से आता है। ये चरित्र कोई बड़ी बड़ी कारें और मकान खरीदने से चरित्र नहीं बनता है। एक आदमी जिसका नाम इस देश में, इस राष्ट्र ने बुलाने की कोशिश की, और बहुत उसके ऊपर ऐसी चीजें डाली गई जिससे कि वो दूर कभी हट ना पाए। लेकिन इस 12-13 साल के सफर में सिर्फ एक ही मकसद है, जो है उसको वैसे भी कहा जाना चाहिए। 1857 में एक जनेऊधारी ब्राह्मण, जो जनेऊ धारण करे हुए था, अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसा लगता है कि जिस ब्राह्मण ने जनेऊ डाल दिया है उसका काम पूजा पाठ कराना है, आज के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। लेकिन उस वक्त वो शख्स जो जनेऊ डाले हुए था, वो फौज में काम कर रहा था। लेकिन जब समय आया, जब उसको अपने कर्तव्य का बोध हुआ कि मैं फौज में हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तो उसने पूजा पाठ नहीं की, उसने मंत्रों को उच्चारण नहीं किया। समय की मांग हुई कि एक ब्राह्मण को अपना कर्तव्य कर, तो एक जनेऊधारी ब्राह्मण ने अपने कर्तव्य का उसको बोध हुआ और उसने बंदूक उठाई और अंग्रेज के सीने में 4 गोलियां उतार दी। और इससे पता चलता है, लोग कह सकते हैं कि ये तो कोई छत्री का काम होगा, ये छत्री का काम नहीं था। उस जनेऊधारी ब्राह्मण को बोध हो गया कि समय की मांग है कि इस अंग्रेज से गोली मार देनी चाहिए। उसने गोली मारी और इस देश ने उसको बुला दिया। इसलिए मैं अपना हीरो आज भी मंगल पांडे को मानता हूं। लेकिन मंगल पांडे के साथ एक अन्याय हुआ, उस सब के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए इतिहास जब तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे तो सच बात नहीं करना चाहिए। मंगल पांडे के बारे में बहुत सारे तथ्य थे, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मंगल पांडे की जो कृति भारत के गजल में लिखी हुई है वो गलत। और मैं उनके घर तक गया, उनका जो स्मारक बनाया वहां तक गया, तब मुझे पता चला कि मंगल पांडे की तिथि के साथ उस वक्त के चाटुकार नेताओं ने कैसे वो आदमी पीछे छूट जाए, और एक आदमी जिसे हम अपना पिताजी कहते हैं, वो पिताजी पड़े। मंगल पांडे 30 जनवरी को पैदा हुए थे, लेकिन 30 जनवरी की डेट इसलिए नहीं रखी गई कि अगर मंगल पांडे 30 जनवरी को पैदा हो जाएगा तो पिताजी की फिर बरसी कौन मनाएगा। जिस दिन से मुझे ये पता चला है, कोई सभा हो, कैसी भी सभा हो, मैं तथ्यों के साथ अपनी बात। अब पहली बात, कोई ऐसी
सभा है जो परशुराम जी के नाम से बुरे हैं, परशुराम के मानने वाले। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि ब्राह्मणों का काम सिर्फ पूजा पाठ करना। कितना भी लंबा इतिहास बताने अगर आप में सच बोलने की शक्ति है, तो जब जब जो जिस समय में उसको लगा कि ये मेरा कर्तव्य है, उस ब्राह्मण ने बिना कुछ छोड़े वो कर्तव्य कर दिया। अब इसकी मैं रूपरेखा आपके सामने रखूं। इस जातिगत धारण में अलग अलग परपंची कहानियां चलती हैं। ब्राह्मण में आप आरोप लगा सकते हैं अपना दिल खुश करने के लिए, कुछ लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलती होगी, मुझे उसमें कोई आप गाली दे सकते हैं, ये सबसे आसान चीज है किसी को गाली दे। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि अगर परशुराम जी को सही परिप्रेक्ष्य में रखा होगा तो इस किस्म की बात करने वाले लोगों को मुंह बंद होगा। जिस ब्राह्मण में ये लगातार आरोप लगता है कि ब्राह्मण सिर्फ अपने ही लोगों को, अपनी ही जाति को, अपने ही लोगों को प्रमोट करता है, वो ठाकुर विरोधी है, वो बनिया विरोधी है, वो दलित विरोधी, ये कह सकते हैं आप, लेकिन उसको मैंने इस तरीके से रखने की कोशिश की है। और ये कोई पहली सभा नहीं है जब मैं कह रहा हूं, मैं उसको कई बार कह चुका हूं। जिस ब्राह्मण पे आप आरोप लगाते हैं ब्राह्मणवाद का, तो हम उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे भगवान रावण ज्ञानी, महाज्ञानी, वो ब्राह्मण थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रावण से उस समय की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए एक अनैतिक कार्य हो गया। यदि रावण ब्राह्मण है, लेकिन उनसे एक अनैतिक कार्य हो गया, उस समय की सीमाओं का उल्लंघन किया, उन्होंने मान्यताओं को तोड़ दिया और किसी की पत्नी का अपहरण किया। लेकिन इस कहानी को इस तरीके से देखें तो उस रावण को भगवान राम ने उनका वध किया। इतनी जातिगत राजनीति होने के बावजूद भी आज भी कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान राम उस समय के हिसाब से क्षत्रिय थे। उन्होंने जब रावण का वध किया तो कोई ये नहीं कहता है आज भी 2024 में कि राम ने ब्राह्मण का वध किया था, बल्कि कहते हैं रावण का वध किया था, क्योंकि रावण की जो प्रवृत्ति थी उसको माना था ताकि ब्राह्मण को माना। और हम आज के दौर में जब लौट के आते हैं तो एक मंदिर है, साधारण सा मंदिर पूरे देश में मिलेगा, मंदिरों में पंडित जी बैठे होंगे, वो ब्राह्मण ही होते हैं ज्यादातर। लेकिन उस कंट्रडिक्शन को समझिए, अगर जातिगत वाले एंगल से देखेंगे तो हर ब्राह्मण के मन में ये पीड़ा होनी चाहिए थी, अगर उस एंगल को, उस चश्मे से देखें। लेकिन उसको चश्मे से नहीं देखता। जो मंदिर में पुजारी है, ब्राह्मण मंत्रों के साथ पूजा कराता है, लेकिन उस ब्राह्मण का कलेजा देखें। अगर वो ब्राह्मणवादी, जातिवादी आज के तौर पे भी होगा, वो ब्राह्मण उस क्षत्रिय की पूजा पूरे मन से करता है जिसने रावण का वध किया। उसके मन में ये भाव नहीं आता कि इस क्षत्रिय भगवान राम ने एक ब्राह्मण का वध किया था, लिहाजा इसकी पूजा मैं नहीं करूंगा। उस राम की पूजा कराता है जिसने एक रावण रूपी उसके अंदर जो प्रवृत्ति थी उसका वध किया था। और आज भी आरोप नहीं लगता कि राम ने ब्राह्मण का, और वो पूजा उसी कन्या के साथ करा। और तीसरा कंट्रडिक्शन देखिए कि जातिगत नेता है, वो ब्राह्मण तो मंदिर में पूजा करा। अगर वो ब्राह्मणवादी होता, उसके अंदर ये विचार होते, तो उसके उस कंट्रडिक्शन को समझिए। जो दूसरा कंट्रडिक्शन, उसने उसको कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि वो जो मंदिर में
पूजा कराता है, छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, देश के बड़े बड़े मंदिरों में बैठा हो, उसके मन में ये बात क्यों नहीं आती? अगर इतना ही जातिगत है, इतना ही ब्राह्मण त्रास है कि उस मंदिर में बैठने वाला वो ब्राह्मण पंडित जब पूजा कराने के लिए जब रामायण का चुनाव करता है तो दीक्षित साहब मिश्रा साहब की, शर्मा जी की लिखी रामायण नहीं, वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ाता है। उसके मन में ये भाव नहीं आता कि रामायण लिखी है, इसको मैं तो पढ़ाऊं, लेकिन वो उसी रामायण को अपने आप को रामायण मानता है। उस ब्राह्मण ने जो लोग प्रसाद के लिए लाइन में खड़े होते हैं, उनसे ये नहीं पूछा तुम्हारी जाति क्या है तो तुम्हें प्रसाद दूंगा नहीं दूंगा। ये विडंबना है हमारे देश की कि हमारे सरकार, हमारी आस्थाएं, हमारी परंपराएं हमको ये नहीं बताती थे कि भारत देश का संविधान बताता है तुम दलित हो, तुम ठाकुर हो, तुम बढ़िया हो, और वो हमको लिख जाना। क्या मैं मानता हूँ 36 कुल के लोग इकट्ठे हुए हैं। आप अपने बच्चों से, अपने जो भी आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, जो सूद आपने पकड़ा हुआ है उसको और मजबूती से पकड़े। और बार-बार मैंने हर मीटिंग में कहा है, जिनको अपना परिवार का भरण पोषण करना है, व्यवस्था स्थापित करनी है, वो भगवान राम की पूजा करें, और जिन्हें देश चलाना है वो परशुराम की पूजा करें। परशुराम हमें राष्ट्र चलाने का आदर्श देते हैं और भगवान राम हमें घर चलाने का आदर्श देते हैं। इसलिए ये कहना किसी को पूजा करता है तो इसलिए आप बात मंगल पांडे को जब लगा कि ये पूजा का समय नहीं है तो उन्होंने अपने जनेऊ के बारे में सोचा नहीं और उठा के गोली मार दी, और इसी तरीके से परशुराम को जब समय लगा तो उन्होंने शत्रु का वध किया। और इतने सालों के बावजूद भी हमको किसी को नहीं पता, ये कहानी हमने अपनी नानी दादी से सुनी है कि आज भी एक ब्राह्मण जो रावण था, अपने कृत्य के कारण रावण आज भी 2024 में चौराहे पे जलाया जाता है, और परशुराम अपने कृत्य के कारण 2024 में आज भी पूजे जाते हैं। इससे मुझे तो इस बात का गर्व और सुख है कि जब मैंने ये जीवन शुरू किया तो मैं शायद जातियों के बारे में उतना कभी कॉन्शियस नहीं था। तब भी मुझे लगता है कि जब प्रकृति को, उस अदर शक्ति को आपसे कोई काम कराना होता है तो वो सिर्फ आपको नहीं चुनता, आपकी यात्रा कैसे आसान हो जाए, कैसे आपको उस काम में वो योगदान कर सके। कहाँ ये भागनगर, कहाँ अलीगढ़ में पैदा होने वाला है साधारण से बर्बाद करता, फिर दिल्ली, और इस यात्रा में जो यहाँ पूरी टीम है उसमें अनिल कुमार वाजपेयी जैसे बुजुर्ग जो कुछ नहीं सिर्फ पीछे बैठे होते हैं और वहीं से उनको कोई बात लगेगी बस वो चुपचाप होके और उसको करते हैं। और एक युवा साथी आनंद शर्मा जी, डॉक्टर मोहन गुप्ता जी, ये तमाम सारे लोग अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और इन सबकी कोशिश होती है। इन्होंने मुझसे मेरी जाति नहीं पूछी और शायद मैंने कहा था ऐसी जगह पैदा हुआ जहां मुझे जाति की कॉन्शियसनेस नहीं थी मेरे। कुछ पत्रकारिता की तब मैंने बहुत कुछ जातिवादी चीजें देखी होंगी, लेकिन वो मेरे ऊपर इतनी कभी हावी नहीं हुई कि वो मुझसे मेरे जाति को लेकर के चिंता करती। मैं इन्होंने मुझसे जाति मुझे यहाँ उतरता हूँ तो चिंता नहीं होती, मैं बनारस में उतरता हूँ तो जो वो पंडित जी जो देश के प्रधानमंत्री की पूजा कराते हैं उनको पता चल जाए कि मैं आया हूँ और बाबा की नगरी में मौजूद हूँ और पूजा करके आ रहा हूँ, सब कुछ छोड़ करके मुझे गेट से लेकर के अंदर जाते हैं और जैसे कोई उनका बच्चा आ जाता है ऐसे करके वो पूरी पूजा कंटिन्यू कराते हैं। ये सम्मान प्रधानमंत्री का मुझे मिलता है। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि इनके मन में कोई ऐसी बात नहीं और कितने विधि विधान से कराते आप जानते हैं। मैंने तो 5-10 साल तक अज़ान नमाज पढ़ी हुई है कुछ जगह, लेकिन ये ऐसे ही नहीं होना। इस समय अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने अपना काम तय कर दिया है और वो पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं।
लिहाजा मैं आपसे कोई और लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, आप ही से आरंभ है और आप ही से अंत। इसलिए ये ध्यान रखिए कि आपकी भूमिका बहुत है, आपको बहुत बड़े स्तर पे खड़ा होगा। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, सत्ता में कौन बैठा है नहीं बैठा है ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन एक ही सत्ता है जो परमानेंट है और वो सत्ता राष्ट्र को चलाती है और राष्ट्र का ज्ञान मंदिर से मिलता है, संसद से नहीं मिलता। इसलिए ये छोटी छोटी चीजों पर जिस समय पर पड़ी और ब्राह्मण के बारे में एक और बात, जब भी अम्बेडकर की बात होती है बहुत सारे अम्बेडकरवादी जो वैसे ही अपने आप में गुमराह है, सिर्फ नाम लगाने से कोई कुछ नहीं होता। इससे मैंने कहा कर्तव्य क्या है आपका, ड्यूटी क्या है आपकी, आप करते क्या है वो तय करेगा कि आप ब्राह्मण है ठाकुर करिए। अम्बेडकर की पत्नी कौन थी? क्या उनके लोगों ने नहीं सोचा होगा कि हमारी ब्राह्मण बेटी किसको दे रहे? लेकिन जब उनका सिलेक्शन हुआ और तय हुआ कि इनकी शादी किससे कराएं, तो ब्राह्मणों ने अम्बेडकर में उनके ज्ञान को देखा और कहा इस ज्ञानी से इसकी शादी होनी चाहिए। ये किसका नहीं, तो ज्ञान की बात ठीक है, वो अम्बेडकर का नाम है लेकिन ज्ञानी थे। और मैं उनको आज 2014 में भी से लेकर के उनके बारे में कितनी भाषण दे चुका हूँ, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए मैं छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ जो शायद नहीं बताई। इससे बहुत सारी ऐसी चीजें छुपा दी जाती है जिससे आपकी आने वाली नस्लें गुमराह हो जाए, और ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। जब भारत का संविधान पूरा बन गया, पूरा तैयार हो और वो 26 नवंबर 1950 को फाइनल हुआ, लेकिन 4 दिन पहले तक किसी को अंदाजा नहीं था कि बी.आर. अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो विधानसभा के अध्यक्ष, इससे हमारे बुजुर्ग बहुत से ऐसे काम करके गए, लेकिन हम सब लोग थोड़ा आपके स्तर से नीचे चले गए। कुछ लालच में बढ़ गए, कोई 2 रुपए किलो चावल में बिक रहा है, कोई 2 महीने की बिजली में बिक रहा है, तो ऐसा लगने लगा कि सनातनी जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को सब कुछ दिया हो, जो पहली उत्पत्ति हो, उनको जो छोटे छोटे लोग छोटे छोटे दलाल उनको खरीदने की कोशिश की। अम्बेडकर जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस संविधान को पढ़ा तो कितनी बारीक बात पकड़ी अम्बेडकर। जहां उनके ज्ञान की बात है, उनका नाम लोग आज नीले रंग का कपड़ा लगा करके तमाम गालियां दे रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं। अम्बेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि भारत के संविधान में जो पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न की जो पहली लाइन है, इंडिया दैट इज भारत। अब अगर देखिए उस विकट परिस्थिति में जब बहुत सारे लोग अपने अपने एजेंडे चला रहे थे, कैसे कुछ लोग होते हैं जो अपना एजेंडा लागू करके जाते हैं और आने वाली 1000 साल तक उन नस्लों के अंदर वो भाव पैदा करते हैं कि हमारे बुजुर्ग हमारे पूर्वज पूर्व नहीं थे, अपना एजेंडा कानून से चला के गए, उनकी जाति नहीं आई नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और जब उन्होंने वो लाइन पकड़ी इंडिया दैट इज भारत, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये संविधान तो बन गया है, इस संविधान तो इंडिया का है, इसमें भारत कहां है? क्योंकि आज भी मैं ये मानता हूं, मेरी स्टडी ये मानती है, हमारे साथ ही अश्विनी उपाध्याय की जो कोर्ट कचहरी में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई सवाल तय करते हैं, आज भी उस संविधान के अंदर बहुत सारी बुरी चीजें लेकिन लोगों को पता नहीं चलती। और जब उन्होंने कहा कि इसमें भारत नहीं है, तो अम्बेडकर जी ने कहा कि क्या हम अनाद काल से जो व्यवस्था चली आ रही है, हमारे पूर्वजों ने कैसे राज किया, उस समय में फंडामेंटल राइट्स क्या थे, मौलिक अधिकार क्या थे, स्टेट का सेंटर से कैसा रिलेशन था, हम इनको चित्रों के माध्यम से इस संविधान में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि संविधान तो बन चुका था डिबेट होने के बाद। तो दोनों लोगों ने मंत्रणा की और बंगाल के शांति निकेतन में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जो फूल वाले चचा की बेटी को पढ़ा चुके थे, और उनको कहा कि साहब उनको बात करें, उनका नाम था बोस, मदनलाल बोस। अब उनसे बात की और कहा कि संविधान की कॉपी ले लीजिए, समय कम है और इसमें जहां जहां चित्रों के माध्यम से हम भारत को स्थापित कर सकते हैं कर दीजिए।
और ये बात बड़ा गुप्त रखी गई और उसके बाद तो उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया और समय कम था, लेकिन समय कम होने के बावजूद भी कितना बड़ा काम हुआ। इसलिए मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज जो भारतीय समाज, खासतौर से भारतीय हिंदू समाज, सनातनी समाज जो जड़ों से कटा है, उसको काटने की कोई अनजान कोशिश नहीं हुई, बल्कि बड़ी डेलिब्रेट तरीके से उसको काटा गया। वो मैं समझाने की कोशिश। तो वो चित्र बने और चित्र बन के दिल्ली आते हैं और उसमें एक बच्चा, जिसको आज के समय में बच्चा ही कह सकते हैं, एक 22 साल का लड़का जिसने उस संविधान के 12 चित्र बनाए, वो जबलपुर के रहने वाले, 2007 में उनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार से मिला, सब कुछ रिकॉर्डिंग है कि मैं उनकी भाषा आपके सामने बोलूं, वो अपनी दुनिया में नहीं। जब सब कुछ तैयार हो गया तो वो चित्र सेलेक्ट हुए और कोई 22 चित्र संविधान के अंदर डाले और उसमें आपको ताज्जुब होगा कि आज हम बनारस में युवा साथी, दोस्त, बेहतरीन वकील, एक किस्सा आप लोग सुनते होंगे, हर 10 दिन के बाद एक कहानी आती है, ज्ञान बापी के अंदर ये हुआ, ज्ञान बापी में आज खुदाई हुई, आज ज्ञान बापी में ये मिला वो मिला। उस ज्ञान बापी जहां बाबा विश्वनाथ का 100 फीट गहरा जो शिवलिंग है, उसके सामने जो नंदी है वो ओरिजिनल नंदी, और जहां आज आप पूजा कर रहे हैं वो औरंगजेब द्वारा खंडित किया गया था, जिसे अहिल्याबाई होलकर ने समय की मांग को ध्यान में रख के वही स्थापित कर दिया। असली शिवलिंग वो है जिसे आप ज्ञान व्यापी कहते हैं। और झूठ देखिए, कमाल देखिए, ज्ञान वापी मस्जिद का ज्ञान से क्या संबंध है? कैसे नरेटिव बनता, जबकि ओरिजिनल शास्त्रों को ज्ञान वापी मंदिर है लेकिन मस्जिद हो गई। मस्जिद को तो ज्ञान की किताब कब मिली? कश्मीर में ढूंढा तो बंदूकें मिल रही थी, ज्ञान का क्या संबंध है? लेकिन नरेटिव बना। उसी ज्ञान वापी के सामने 450-500 साल से जो नंदी बैठा हुआ है, अब आप अपने पूर्वजों को देखिए जो 47-48-49 में एक कार्य करके भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर ज्ञान वापी के सामने 450-500 साल से जो नंदी बैठा है वो पहले पेज पर बन रहा है, पता ही नहीं लोग। और उसी संविधान के पृष्ठ नंबर 5 पर पुष्पक विमान से मां सीता, राम और लक्ष्मण की तस्वीर है, उसमें भगवान कृष्ण की तस्वीर है, उसमें सुभाष की तस्वीर है, उसमें शिवाजी की तस्वीर है, उसमें जैन दर्शन है, उसमें बौद्ध दर्शन है। अब उन तस्वीरों को कैसे गाइड किया? जो आजकल सुना है मैंने, आलू से सोना बनाने वालों के वंशज वो कह रहे हैं कि हमको संविधान बदलने के लिए हिंदूवादी लोग, लेकिन जब बात करें पब्लिकली, पार्टी अपनी जगह, लेकिन एकदम 24 कैरेट का सच बोलना चाहिए सामने वाला, कितना भी गहरा खुदाई करके लाए उसको आपकी काट नहीं मिलनी चाहिए, तब वो बात सिर्फ आने जाने के लिए नहीं कहना। भारत का संविधान 1950 से लेकर के इस 55 साल के एक पार्टी के राज में 125 बार बदल दिया गया, लेकिन इसकी चर्चा नहीं हो रही। अभी तो संविधान बदला नहीं, क्या है, लेकिन डर क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके कारण ये संविधान बदलने की बात शुरू हुई। इस डर को समझिए, इस डर के पीछे जो सच्चाई है वो बता। एक आदमी जिसका ना लोगों को जाति का पता है, और मैं समझता हूं कि राजा की जाति नहीं पता करनी चाहिए, राजा के कार्य को तय करना चाहिए कि कार्य अच्छा है या बुरा। राजा की जाति ढूंढेंगे तो फिर आपके मन मस्तिष्क के अंदर सवाल यही खड़े होंगे। तो हर तरीके के राजा हमारे देश में आए। 2014 का जो परिवर्तन हुआ, मैं कल भी किसी सभा में था नांदेड़ में, उससे पहले दिल्ली में था, लगातार सच बोलने से सनातनी हिंदू डर गया, उसको इतना डरा दिया है कि वो सच नहीं बोलता, उसको दफा नुकसान लगता है, डर लगता है कि कोई ये मार देगा। मैं मानता हूं सच को इतनी ताकत से बोलो कि मारने वाले गड्ढे में दबा। सच में बड़ी ताकत है, और मैं ये मानता हूं, पब्लिकली कह रहा हूं, मेरी फिलॉसफी नहीं है, जिसका भी जन्म हुआ है
उसकी विरुद्ध निश्चित है, इसके विरुद्ध आनी ही है। तो फिर डरना किस बात का है? जब तक जिंदा हो पूरी ताकत से जिंदा रहो। मर के जीने से अच्छा है मर जाओ, क्योंकि मरने से कुछ होना नहीं है। इसलिए जिंदा होने का सबूत तो ये छोटी छोटी चीजें, इतना बड़ा आपको राज मिला है, इतनी बड़ी सभ्यता मिली है, इतने आपको आदर्श मिले हैं, इसको सिर्फ टुकड़ों में बांटने के लिए मत करें। इसलिए मैं आज भी मानता हूँ कि 2014 में किसने किसको किस तरीके से भारत की धरती पे बैठाया, ये विषय बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं उसको उस तरीके से देखता। लेकिन हम सनातनी हिंदू अंदर से कितने खोखले होते हैं। इसके पास कार में 2 कार शर्मा जी के पास है तो ठाकुर साहब के पेट में दर्द है, ठाकुर साहब के पास 4 कार है तो बंसल साहब के पेट में दर्द है। हम आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं और बीच में एक पागल जाहिल जिहादी कोई आता है और कभी कोई मंदिर तोड़ के चला जाता है, कभी कोई खंडित करके चला जाता है, कभी किसी कोई लड़की को उठा के लेके चला जाता है। तब भी हम इसमें बटे हुए हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं। एक घटना है जो मेरे दिल को हमेशा विभोर करती है। मेरी बहन है प्रयागराज विश्वविद्यालय, मैं नाम उनका सार्वजनिक इसलिए लेता हूं ताकि लोगों को पता चले कि इस सफर में मेरी जो ताकत है वो कहां से आती है। उनका नाम है प्रोफेसर मंजू तिवारी। उन्होंने अपना रोल चुन लिया, कुछ नहीं करते, मुझे क्या उनको क्या करना है बस इतना ही। जब उन्होंने मुझे ये बताया कि इलाहाबाद के अंदर कोई पागल जमाती में एक ब्राह्मण परिवार की ये घटना किसी के लिए अखबार में छपी हो सकती है, मैं इस घटना को बार बार बोल देता हूँ बीच में ताकि मुझे याद रहे। वो दिवस जो मैंने तस्वीरें देखी हैं वो मुझे याद है। तब मैं किसी की प्रतिक्रिया नहीं देखता, तब पार्टी के हिसाब से ये किस कुल का है, ये किस कुल का है, किसी कुल का नहीं है। अगर घटना घटी है तो 36 कुलों में से 36 के 36 की आवाज आनी चाहिए पूरे देश में, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर कहां है। इस पार्टी का टिकट, उस पार्टी का टिकट से कोई होने वाला है। उस प्रयागराज में एक ब्राह्मण परिवार की 3 बेटियों को जैसे चॉपिंग करते हैं तलवार से चॉप करके उनकी लाशें पड़ी रही, कोई नहीं करी। पुलिस में बहुत सारे लोग थे, वो जिस तरह से उन्होंने मुझे बयान किया है, मैं तो उसी वक्त मेरा दिमाग था। वो कह रहे थे कि उनके शरीर को उठा नहीं सकते थे, कितने टुकड़े। क्या इस घटना पे पूरे देश में कोई प्रतिक्रिया हुई? एक अखबार में किसी ने लिख दिया, अच्छा उनके यहाँ हुई, हमारे यहाँ नहीं हुई। जिंदा कौमें इलाका नहीं देखते, जिंदा कौमें दुनिया के किसी क्षेत्र में भी अगर सनातनी हिंदू के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उठ के खड़ी होनी चाहिए, उनको नाम भी याद करना चाहिए। अच्छा इनके साथ हुआ है तो बोलेंगे इनके साथ हुआ तो नहीं। इस सफर में बहुत लोग ऐसे मिले हैं जिनको मैं जानता नहीं, लेकिन वो मेरी इस यात्रा को कैसे आसान बना सकते हैं, कैसे मुझे और ताकत दे सकते हैं, वही सारे काम करते हैं। मैं आप सबसे फिर एक बात अपने होने का एहसास कीजिए। आप 1947 के पिताजी के पुत्र नहीं, आपके बच्चे वो नहीं है। हमारे बच्चे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, परशुराम है, हमारा चाणक्य हमारा आदर्श हो सकता है। तो ऐसे आदर्शों को चुनिए जो आपके अंदर एक बोध कराए, अपने सम्मान के प्रति बोध कराए, अपने इतिहास के प्रति बोध कराए, तब तो बात बढ़ेगी। नहीं इससे कुछ नहीं होगा कि मैंने ये वाला एक अलग मठ बना दिया है, मैंने वो अलग मठ बना दिया है। अगर इतने ही सारे देश में मठ थे तो वो मठ कहाँ थे जब 5 घर में 2 ब्राह्मण साधुओं की हत्या कर दी गई? वो कब निकले वहां? मठों से ज्ञान मिलना चाहिए, मठों में कब्जा नहीं होना चाहिए, मठों से सत्ताओं के साथ खड़े होने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि मठों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सत्ता पे अगर कोई आदमी अनैतिक काम कर रहा है तो उस सत्ता से आपसे नीचे उतार सके। ये शक्ति पैदा कीजिए अपने। लेकिन जब आप खुद ही बीजेपी में होते हैं, जब आप खुद ही चक्कर में होते हैं कि हमने गेरुए बस को पहन लिया है, लेकिन इस पार्टी का टिकट मिल जाए तो हम इस पार्टी का प्रोग्राम करेंगे, जिसने गेरुए बस पहन लिया है उसको पार्टी की टिकट की लाइन में नहीं खड़ा होना चाहिए। जो उसका काम नहीं है
उसका काल है समाज में जो कुछ भी अनैतिक हो रहा है उसके खिलाफ ताकत से बोले, बने स्थिरता में बोले कि राजा खुश हो जाएगा या राजा ना हो जाएगा। ये भाव का दिन पैदा हो जाएगा, भारत बन जाएगा और परशुराम का चौराहे पे बदल आएंगे। आपने सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।